नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेशन केवी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो समय है वह ऑनलाइन का है, चाहे वह रोज़गार के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या कोई भी कार्य हो, सभी जगह ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। तो साथियों, आज यह मेरी पहली क्लास है। उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। चलिए आते हैं अपने विषय पर। ये वीडियो एनसीईआरटी बुक की रहेंगी, जिसमें हम पहले हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद हम अन्य विषयों की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 से। इसमें अध्याय 1 होता है, प्रारंभिक कथन है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि आज से कई वर्षों पहले हमारी इस धरती पे क्या हुआ और कब हुआ और कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो यहाँ एक बहुत प्यारी सी तस्वीर लगी है। इसमें रसीदा का सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो लिखा, कैसे पता लगाएं कि क्या हुआ था आज से कई वर्षों पहले। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। फिर लिखा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। यानी कि पहले कौन से खेल खेले जाते थे, बच्चे किस तरह के खेल खेलते थे, उन सभी का हम पता लगा सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले जो है बूढ़ी दादियाँ वगैरह कहानियाँ सुनाया करती थी। फिर कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। फिर आइए बात करते हैं कि पहले लोग रहते कहाँ थे। तो मानचित्र एक है, अभी यहाँ दिखाएंगे हम आपको, कि उसमें नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। मतलब कई वर्षों से पहले जो है, जो नर्मदा नदी थी उसके तट पे लोग रह रहे थे। ठीक। फिर यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। यानी कि जो पहले के लोग थे वो आखेट भी करते थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वो जानवरों का आखेट करते थे। और अगर पूछ ले कि कई वर्ष पहले किस नदी के तट पर रह रहे थे, तो ये नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा की नदी पे कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यहाँ जो है कह रहे हैं कि अभी तुम उत्तर पश्चिमी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का है जो है वहाँ पता लगाओ कि यह क्षेत्र कहाँ है। फिर लिखा, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यानी कि कई वर्ष पहले जो एरिया था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, वहाँ पर लगभग 8000, यानी कि लगभग वही 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलें को जो है उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक,
और वो गांव में रहते थे। ठीक। फिर उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ये देखिए, उत्तर पूरब की जो है, जो गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, मतलब मानचित्र नीचे बना है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी कि जो गारो की पहाड़ियाँ थी मध्य भारत में तरफ जो है, वहाँ जो है कुछ कृषि का विकास हुआ। ठीक। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? चावल। ठीक। ये मैप है। ठीक है। ये झेलम नदी जा रही है। ठीक है। ये झेलम नदी है। ठीक। ये झेलम नदी है, देख लीजिए। ये झेलम नदी है आपकी। ये चेनाब है, राबी है। ठीक। ये सुलेमान पहाड़ियाँ जो अभी हमने बताया था। ठीक है। ये मैप आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये देख लीजिए कायदे से। ठीक। फिर आइए हम चलते हैं कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये जो सिंधु नदी है यहाँ बह रही होगी, आपको दिखा रहे हैं। सिंधु नदी, आपकी सिंधु नदी यहाँ से बहती है। ये है आपकी सिंधु नदी, बता रहे हैं। ये आपकी सिंधु नदी है। ठीक है। इसकी सहायक नदी का देखो, सहायक नदियाँ सतलज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, जो सारी नदियाँ जो है इस सिंधु नदी से आके मिलती हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। जो गंगा वाला क्षेत्र था जो है दक्षिण में, उसके जो आसपास का एरिया तो उसे मगध के नाम से जानते थे, जिसे वर्तमान में हम बिहार कहते हैं। ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक। फिर यहाँ आगे आप देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। ठीक। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी कि घुमंतू टाइप के थे, मतलब एक स्थान पर नहीं रुकते थे, अपने काम के तलाश में या भोजन के तलाश में एक से दूसरी जगह मतलब भटकते रहते थे। यानी कि कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? ठीक है, देखिए पता करिए यात्रा क्यों करते हैं लोग। कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा के निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। कोई पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। फिर लोगों के इस आवागमन ने हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम वो पाते हैं, मैं देश का जो नाम है कैसे जो है पढ़ा है, तो लिखा हुआ है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। फिर लिखा, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने सिंधु को हिदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इस क्षेत्र को जो इस नदी के पूरब में स्थित था भूमि को उसे इंडिया कहा। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृत यानी 35 वर्ष पुरानी जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती। जो पांडुलिपियाँ थी वो ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में एक भुज नाम का जो है पेड़ पाया जाता था, उसकी छाल से जो है तैयार करते थे, उस पर लिखते थे। फिर यहाँ लिखा कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ के छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी। जो पांडुलिपियाँ थीं पहले के, कुछ कीड़े ने खा लिया और नष्ट हो गए। ठीक है। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। फिर यहाँ लिखा कि प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो भाषा है ना हमारी जो है वो निकली थी प्राकृत अपभ्रंश। ठीक है। फिर हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है। फिर कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के शिलालेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? आइए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ऐसी वस्तुओं का जो मतलब अतीत में नहीं, जो प्राचीन काल में बनी थी जो है उसका जो अध्ययन करता था उस व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कहते थे। ठीक है। कि पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, ये आगे चलते हैं। ये देखिए एक वो मिला है। ठीक है। लिखा है यहाँ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, यानी कि ये बर्तन होता था पहले के ज़माने में। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का, ठीक है, सिक्का है। ये सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से सिक्का कैसे भिन्न है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
फिर आइए, वह औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती। ऐसे तत्व कठोर, जल्दी नष्ट न होने वाले थे। फिर आइए कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? आइए आगे चलते हैं कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करे। ठीक है, कि स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों के सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों को प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा अतीत एक या अनेक। तो लिखा, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जो पहले के शासक आपस में युद्ध लड़ते थे तो वो अपना जो है कहीं ना कहीं निशानियाँ जो है मतलब रखते थे। फिर जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे, बस और कुछ नहीं। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो वर्ष की गणना की जाती है वो जो ईसा मसीह थे उनके जो उनके जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पूर्व की जो जितनी तिथियाँ हैं उनको हम ईसवी पूर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके जन्म के बाद को हम ईसवी कहते हैं। ठीक, फिर इस पुस्तक में हम 2000 को अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास और तिथियाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से होता है। ठीक है, जो BC लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और ईसवी पूर्व मतलब ईसवी मतलब ईसवी पूर्व। ठीक,
कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पाती हो, ठीक है, जिसे एडी लिखा होता है, तो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से, ठीक। फिर कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ठीक। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विषयों के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले, ठीक। इस पे आ जा रहा है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ आपका वो है, कल्पना करो ये एक्सरसाइजें वगैरह हैं कि जो है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी थोड़ा ये पहली वीडियो है तो आप लोगों को थोड़ा वो लगा होगा कि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों से ही आग्रह कि हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो साथ ही हम जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे एक हिंदी व्याकरण का मतलब वीडियो लेके, जिसमें एक विधिवत तरीके से हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण का हम थोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो हम जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे उस वीडियो में। इसमें हम हिंदी व्याकरण के सारे पहलुओं को मतलब वर्णमाला से लेके जो है शब्द वाक्य जो भी है वो सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए नमस्कार साथियों, आप लोगों का जो है दिन शुभ हो और पढ़ते लिखते रहिए क्योंकि ज़माना बेरोज़गारी का है, ठीक है। धन्यवाद साथियों।